प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद हैं, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ ब रोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूँ आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो। हमारे चैनल में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है और मुझे उम्मीद है आप हमारे चैनल को बाकायदगी से देख रहे होंगे और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर किए होंगे। और अगर आपने नहीं किए हैं तो फ़ौरन से सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन। तो आज हम देख रहे हैं बच्चों आपका सबक आवाज़ का मुताला, स्टडी ऑफ साउंड, स्टैंडर्ड 9 के लिए, जमात नहुम के लिए। मजमून है हमारा साइंस और मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो बच्चों आज ये नया सबक हम शुरू कर रहे हैं और ये जो हमारा आज का टॉपिक है ये आप लोगों के लिए नया नहीं है। पिछली जमात में आपने साउंड के बारे में काफ़ी कुछ मालूमात हासिल की है। स्कूल बंद है लेकिन तालीम का सिलसिला जारी व सारी रहे, इसलिए हम हर रोज़ एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होते हैं। आवाज़ जो है वो तवानाई की एक किस्म है जो हमारे कानों में सुनने का एहसास पैदा करती है और ये तवानाई की लहरों की शक्ल में होती है। यानी आवाज़ जो हम सुनते हैं ये भी एक्चुअली एक टाइप की एनर्जी है, तवानाई की एक किस्म है जो हमारे कानों में सुनने का एहसास पैदा करती है। और जिस तरह से दीगर लहरें होती हैं, जैसे पानी की लहरें होती हैं, है ना, बिल्कुल वैसे ही आवाज़ की भी लहरें होती हैं और ये लहरों की शक्ल में होती है। आवाज़ की अशात, आवाज़ के मंबे से आवाज़ की लहरों का तमाम सिमतों में फैलना ही आवाज़ की अशात या प्रोपगेशन ऑफ साउंड कहलाता है। यानी आवाज़ का जो मंबा है, जो उसका सोर्स है, वहाँ से आवाज़ की लहरें जो है मुख्तलिफ़ सिमत में फैलती है और फिर हम उस आवाज़ को सुन पाते हैं। तो इसे ही आवाज़ की अशात कहते हैं। आवाज़ की अशाअत के लिए वास्ता या मीडियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बगैर वास्ते के आवाज़ जो है वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच सकती। तो ये जो आवाज़ की लहरें हैं, जब ये अपने मंबे से सफ़र करती हैं, यानी अपने मंबे से निकलती हैं, जब आवाज़ की अशात होती है तो उसके लिए वास्ता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारे अतराफ़ में जो सबसे बड़ा वास्ता या मीडियम मौजूद है वो है हवा। तो हवा में जो है ये आवाज़ की लहरें सफ़र करती हैं और हमारे कानों तक पहुंचती है और फिर हम आवाज़ को सुन पाते हैं। आवाज़ पैदा करने के लिए किसी चीज़ में इर्तियाश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी वाइब्रेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चीज़ जो भी शय है जब तक वो मुर्तइश रहती है तो उसके मुर्तइश रहने तक, यानी जब तक वो वाइब्रेट होती है तो उसके वाइब्रेट होने तक हमें आवाज़ सुनाई देती है। और जब ये वाइब्रेशन या इर्तियाश रुक जाता है तो उसके रुकने के बाद आवाज़ भी बंद हो जाती है। ठीक है। जो भी आवाज़ हम अपने अतराफ़ में सुनते हैं तो उस आवाज़ में जब वो आवाज़ पैदा होती है तो उसके लिए इर्तियाश का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस चीज़ के ज़रिए आवाज़ पैदा होती है उसे आवाज़ का मंबा कहते हैं। आवाज़ की लहरों का ताद्दुद, आवाज़ की लहरों में तकसीफ़ और तलतीफ़ का चक्कर होता है और हवा के दबाव में तब्दीली। देखिए आप फ़िज़ाई दबाव देख सकते हैं और कम दबाव में तलतीफ़ और ज़्यादा दबाव होता है तो तकसीफ़। और तकसीफ़ और तलतीफ़ का ये चक्कर जो है वो चलता रहता है, मिलकर जो है एक पूरा साइकिल तैयार होता है और इस तरह से आवाज़ की अशात होती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं तकसीफ़ और तलतीफ़ मिलकर लहरों का एक चक्कर या साइकिल तैयार करते हैं। दो शाखा की जो शाखें हैं एक सेकंड में जितनी बार आगे पीछे होती हैं इतनी ही लहरें हवा में एक सेकंड में तैयार होती हैं।
ठीक है, ये वेवलेंथ आप यहाँ पर देख सकते हो। ये क्या है हम आगे देखने वाले हैं। आवाज़ की लहरों की वजह से वास्ते में तकसीफ यानी ज़्यादा कसाफत वाला इलाका और तलतीफ़ यानी कम कसाफत वाला इलाके की जंजीर तैयार होती है। ऐसी लहरें जिसमें वास्ते के ज़रात के इर्तिआश की सिमत और लहर की हरकत की सिमत मुतवाज़ी होती है, तो ऐसी लहरों को तूली लहरें कहते हैं। और नीचे आप लोग देख सकते हो तूली लहरें जो है बताई गई हैं। इसके बरखिलाफ साकिन पानी में जब हम पत्थर को फेंकते हैं, तो पत्थर फेंकने के बाद पानी के ज़र्रात ऊपर नीचे होते हैं और इर्तियाश करते हैं। किस तरह से उसमें पानी में लहर पैदा होती हो है, बिल्कुल वैसी ही लहरें जो हैं अर्जी लहरें कहलाती हैं। ये हरकत लहरों की अशात की सिमत में उमूदन होती है, तो उसे अर्जी लहरें कहते हैं। नीचे देखिए एग्जाम्पल दोनों की दी हुई है। तूली लहरें जो हैं किस तरह से होती हैं और अर्जी लहरें जो है किस तरह से होती हैं, वो बताया गया है। किसी आवाज़ की लहरों को हम तरसीम की सूरत में जो शक्ल यहाँ पे बताई गई है उसके मुताबिक दिखा सकते हैं। आवाज़ की लहरों की अशात के दौरान कभी भी देखें तो हवा में ज़्यादा या कम कसाफत यानी तकसीफ या तलतीफ़ के पट्टे जो है पैदा होते हुए दिखाई देते हैं। और जैसे कि पहली शक्ल में बताया गया है, कसाफत में होने वाली तब्दीली जो है उसमें बताई गई है, देख सकते हैं आप लोग। जबकि दूसरी शक्ल में जो है दबाव में होने वाली तब्दीली दिखाई गई है, फ़िज़ाई दबाव जो होता है उसमें होने वाली तब्दीली बताई गई है। और पहली शक्ल में कसाफत में यानी जो तकसीफ़ और तलतीफ़ के पट्टे बनते हैं वो बताए गए हैं कम या ज़्यादा कसाफत के। और जबकि कसाफत या दबाव में इसी तब्दीली को जो दोनों को जो है एक साथ, पहले में सिर्फ कसाफत बताया गया है अलीफ में, बे में दबाव बताया गया है, और अलीफ और बे को एक साथ जो है आप नीचे वाली तरसीम में देख सकते हो। कसाफत और दबाव जब एक साथ दिखाई देंगे तो ऐसे नज़र आएंगे। औसतन कसाफत या दबाव जो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो ये क्या है, आवाज़ की लहरें हैं। आवाज़ की लहरों को तूले मौज या वेव लेंथ को यूनानी हुर्फ लैम्डा से ज़ाहिर किया जाता है। जो ये वेव लेंथ है, तो तूले मौज को किससे ज़ाहिर किया जाता है, यूनानी हुर्फ है ये लैम्डा, उससे ज़ाहिर करते हैं। जबकि ताद्दुद यानी फ्रीक्वेंसी को यूनानी हुर्फ न्यू से ज़ाहिर किया जाता है। और इर्तियाशी अर्ज़ यानी एम्पलीट्यूड को ए से ज़ाहिर करते हैं। वास्ते में एक मुकम्मल एहतजाज के लिए दरकार वक्त को आवाज़ की लहरों का वक्फ़े दौर या पीरियड कहा जाता है और उसे टी से ज़ाहिर किया जाता है। देखिए तस्वीर में नीचे आप लोग देख सकते हो फ्रीक्वेंसी के लिए एफ, पीरियड के लिए टी बताया गया है। वेवलेंथ जहाँ पर लिखा है उसके नीचे आप देख सकते हो लैम्डा। ठीक है, इस तरह से। और एम्पलीट्यूड को जो है ए से ज़ाहिर किया जाता है। ताद्दुद अमवाज की कीमत पर आवाज़ की सतह यानी पिच, आवाज़ की जो पिच है जिसे आवाज़ की बुलंदी और पस्ती कहते हैं, आवाज़ का उतार चढ़ाव जो है मुतय्यन किया जाता है। आवाज़ की शिद्दत का इन्हसार जो है वो इर्तियाशी अर्ज़ पर होता है। तनाव ज़्यादा होने पर पैदा होने वाली आवाज़ बुलंद होती है, जबकि तनाव कम होने पर आवाज़ जो है पस्त हो जाती है। तो इससे ही जो है आवाज़ की बुलंदी और पस्ती या पिच जो है कहा जाता है। जब फ्रीक्वेंसी हाई रहेगी, हाई फ्रीक्वेंसी पर हायर पिच होगी, और फ्रीक्वेंसी लो रहेगी तो लोअर पिच होगी। आप नीचे देखिए तस्वीर में बताया गया है, आप लोग देख सकते हो। हायर फ्रीक्वेंसी पर जो वेव लेंथ का पीरियड है वो कम हो गया, आप देख सकते हैं। जबकि लोअर फ्रीक्वेंसी पर या लोअर पिच में वेव लेंथ का पीरियड जो है वो ज़्यादा हो गया है। तो तनाव जो है ज़्यादा होता है हायर फ्रीक्वेंसी पर तो आवाज़ बुलंद होती है, और जब तनाव कम होता है, वेवलेंथ लंबी हो जाती है, तो आवाज़ पस्त हो जाती है। तो उसे जो है लो फ्रीक्वेंसी कहते हैं या लोअर पिच कहते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे बताया गया है कि ड्रम जो होता है वो लो पिच साउंड है। ड्रम जो बजाया जाता है उसकी जो आवाज़ आपको आती है वो लो पिच साउंड है, जबकि विसिल जो सीटी बजाई जाती है वो हाई पिच साउंड है।
ठीक है, इससे आपको फ़र्क समझ में आ जाएगा आवाज़ की बुलंदी या पस्ती किसे कहते हैं। अब देखते हैं आवाज़ की रफ्तार या स्पीड ऑफ साउंड। आप अपने दोस्त के साथ उस जगह जाइए जहाँ लोहे का पाइप लगा हुआ हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके स्कूल का मैदान हो सकता है, या घर का गेट हो सकता है, या ज़ीना होता है, या बाड़ होती है, उस पर भी जो है इस तरह से लोहे के पाइप लगे हुए होते हैं। अब क्या करना है, पाइप के एक सिरे के करीब खड़े रहिए और दोस्त को आपसे अंदाज़न 20 से 25 फीट दूर खड़ा कीजिए। अब दोस्त को पत्थर से ज़र्ब लगाने के लिए कहिए और आप पाइप को कान लगाकर आने वाली आवाज़ को सुनिए। पत्थर से पाइप पर ज़र्ब लगने की आवाज़ और हवा के ज़रिए आई हुई आवाज़ में कौन सी आवाज़ आपको पहले सुनाई देगी? ज़ाहिरी बात है, जब आप इस तरह से कान लगाकर उस पाइप पर सुनेंगे तो हवा की बनिस्बत लोहे में से जो है आवाज़, यानी वो जो पाइप है उसमें से आवाज़ आपको पहले सुनाई देगी और हवा में से आवाज़ आपको बाद में सुनाई देगी। अगर ये नहीं आपके पास मौजूद तो आप टेबल पर भी कर सकते हो। टेबल के एक बड़ा टेबल लीजिए, उसके एक किनारे पर आपका दोस्त खड़ा हो और दूसरे किनारे पर आप जो है कान लगाकर खड़े होइए। आपके दोस्त को कहिए कि वहाँ से टेबल पर वो खटखट की या कोई हाथ में कोई चीज़ लेकर टेबल पर आवाज़ करे, तो आपको टेबल से आवाज़ पहले सुनाई देगी और हवा में आवाज़ आपको जो अपने दूसरे कान से आवाज़ जो है वो बाद में सुनाई देगी, और जो कान आपका टेबल पर है वहाँ से आवाज़ आपको पहले सुनाई देगी। तो इससे ये पता चलता है कि हवा की बनिस्बत लोहे में या लकड़ी में आवाज़ जल्द सुनाई देती है, यानी हवा गैस के मुकाबले में ठोस में आवाज़ की रफ्तार ज़्यादा होती है। तो गैस के मुकाबले में ठोस में जो है आवाज़ की रफ्तार ज़्यादा होती है और वो हमें पहले सुनाई देती है। इकाई वक्त में लहर जो वेवलेंथ है उसकी तकसीफ या तलतीफ़ के किसी नुक्ते से तयशुदा फासले को आवाज़ की रफ्तार कहते हैं। तो रफ्तार बराबर फासला बटे वक्त, ये हमें पता है। तो लहर का कोई नुक्ता टी वक्त में लैम्डा तूले मौज का फासला तय करता हो तो आवाज़ की रफ्तार जो है वो ज़ैल के मुताबिक होगी। रफ्तार बराबर तूले मौज बटे वक्फ़े दौर, यानी v इज़ इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो चाल का जो ज़ाब्ता है, चाल बराबर ताद्दुद ज़र्ब तूले मौज। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो गया v, चूँकि हमें पता है 1/t इज़ इक्वल टू न्यू, तो v इज़ इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा। तो ये चाल बराबर, इसका मतलब हो गया कि रफ्तार यानी चाल बराबर ताद्दुद ज़र्ब तूले मौज। ठीक है, ये ज़ाब्ता जो है हमें यहाँ पर इसका हासिल हो गया। यकसा तबई हालत में दिए हुए वास्ते में तमाम ताद्दुद की आवाज़ की रफ्तार तकरीबन एक जैसी होती है। आवाज़ की रफ्तार ठोस वास्ते से गैस वास्ते तक बतदरीज कम होती जाती है। अगर हम किसी वास्ते का दर्ज हरारत बढ़ाएं तो आवाज़ की रफ्तार भी बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि आवाज़ की रफ्तार जो है वो दर्ज हरारत यानी टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाते हैं तो आवाज़ की रफ्तार भी बढ़ती जाएगी। और जैसे कि आपको बताया गया और यहाँ पर आप शक्ल में भी देख सकते हो, आवाज़ की रफ्तार सबसे ज़्यादा ठोस में होती है, उससे कम जो है लिक्विड में होती है और सबसे कम जो है गैस में होती है। तो गैसी वास्ते तक बतदरीज कम होती जाती का मतलब यही है कि सबसे ज़्यादा ठोस में है, उसके बाद माए में और सबसे कम जो है गैस में। अब यहाँ पर मुख्तलिफ वास्तों में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवाज़ की रफ्तार बताई गई है। यहाँ पर दर्जे हरारत बताना बहुत अहम है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड क्यों बताया गया? क्योंकि दर्जे हरारत अगर तब्दील होगा तो आवाज़ की रफ्तार भी तब्दील होगी। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि हालत जैसे बताई गई, ठोस है, माए है, गैस है। ठोस में मुख्तलिफ अशिया बताई गई है। एलुमिनियम 5420 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद निकल, फिर स्टील, फिर लोहा, पीतल और शीशा। समंदरी पानी में और खालिश पानी में आवाज़ की रफ्तार अलग अलग है। समंदरी पानी में 1531 मीटर पर सेकेंड और खालिश पानी में 1498 मीटर पर सेकेंड। गैस में भी हवा की रफ्तार अलग अलग है। हवा में हवा में आवाज़ की रफ्तार जो है वो 346
मीटर पर सेकेंड, जबकि हाइड्रोजन में सबसे ज़्यादा है 1284, और सबसे कम जो है सल्फर डाइऑक्साइड में है 213। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ठोस में आवाज़ की रफ्तार सबसे ज़्यादा है, उससे कम माय में और सबसे कम गैस में। और ये कितने दर्जे हरारत पर बताया गया है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इटली के तिब्बियादा बोरिली और विवियानी ने सन 1660 की दहाई में हवा में आवाज़ की रफ्तार की पैमाइश की। तो ये जो दोनों इटली के साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है सबसे पहले हवा में आवाज़ की रफ्तार की पैमाइश की थी। दूर से बंदूक की गोली निकलते वक्त निकलने वाली रोशनी और आवाज़ की रफ्तार हम तक पहुंचने के लिए दरकार वक्त की बिना पर उन्होंने नापी गई रफ्तार तकरीबन 350 मीटर पर सेकेंड बताई थी, जो आज की हमारी मानी गई कीमत है उसके बहुत करीब है। जैसे हमने अभी देखे कि आज की जो मानी गई कीमत है हवा में आवाज़ की रफ्तार की, वो तकरीबन 346 मीटर पर सेकेंड है। तो इससे बहुत ज़्यादा करीब ये है। जब बंदूक की गोली जो है निकलती है तो उस वक्त हमें रोशनी पहले दिखाई देती है और आवाज़ जो है वो बाद में सुनाई देती है ना। तो ये बताया था और इसका तजुर्बा जो है सबसे पहले किया था इटली के ये दोनों साइंटिस्ट ने, और उन्होंने जो है जो रफ्तार बताई थी वो तकरीबन 350 मीटर पर सेकेंड थी, जो आज की जो मानी गई रफ्तार है उसके बहुत करीब है। गैस में आवाज़ की रफ्तार। गैसी वास्ते में गुजरते वक्त आवाज़ की लहरों की रफ्तार गैस की तबई हालत पर मुनहसर होती है। तबई हालत यानी गैस का दर्जे हरारत, उसका दबाव, कसाफत और उसका सालमी वज़न। कोई भी गैसी वास्ते में से जब आवाज़ की लहरें जो है गुजरती है तो वो उस गैस की तबई हालत पर डिपेंड करता है कि गैस का टेम्परेचर कितना है, उसका दबाव कितना है, उसका सालमती वज़न कितना है वगैरह। सबसे पहले देखते हैं कसाफत या डेंसिटी। आवाज़ की रफ्तार जो है वो वास्ते की कसाफत के जज़रुल मुरब्बे के माकूस तनासुब में होती है। यानी कसाफत 4 गुना हो जाए तो रफ्तार जो है वो निस्फ हो जाती है। स्टीफर मीडियम होगा तो साउंड वेव्स जो है वो फास्ट ट्रैवल करेंगे। स्टीफर मीडियम फास्टर साउंड वेव्स, डेंसर मीडियम स्लोअर साउंड वेव्स। ठीक है, तो इसका क्या बताया गया है, ये आवाज़ की जो रफ्तार होती है वो v, वो वास्ते की कसाफत, यहाँ पे p जो है वो डेंसिटी के लिए बताया गया है, उसके जज़रुल मुरब्बे के बिल माकूस तनासुब में होती है। अब देखते हैं मॉलिक्यूलर वेट या सालमाती वज़न, जिसको m से ज़ाहिर किया गया है, ये किस तरह से असरअंदाज होता है आवाज़ की रफ्तार पर। आवाज़ की रफ्तार वास्ते के सालमाती वज़न के जज़रुल मुरब्बे के बिल माकूस तनासुब में होती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे वहाँ पर हमने डेंसिटी देखे, वो भी बिल माकूस तनासुब में है जज़रुल मुरब्बे के, और ये भी बिल माकूस तनासुब में होगी जज़रुल मुरब्बे के। गौर कीजिए, क्या गौर करना है, ऑक्सीजन जो है वो O2, इसका गैस का सालमी वज़न तकरीबन 32, जबकि हाइड्रोजन H2 गैस का सालमी वज़न 2 होता है। तो इससे साबित ये होता है कि यकसा तबई हालत में आवाज़ की रफ्तार हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की बनिस्बत 4 गुना होती है। देखिए, हाइड्रोजन में स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी और ऑक्सीजन में जो है स्पीड कम होगी। तो ये क्यों होता है ऐसा, हमने देखे कि आवाज़ की रफ्तार जो है वो वास्ते के सालमाती वज़न के माकूस जज़रुल मुरब्बे के माकूस तनासुब में है। यहाँ ऑक्सीजन के सालमे का वज़न ज़्यादा है, 32 है, जबकि हाइड्रोजन का जो सालमा है उसका वज़न सिर्फ 2 है। इसलिए हाइड्रोजन में स्पीड ज़्यादा होगी, 4 गुना जब बल्कि ज़्यादा होगी ऑक्सीजन की बनिस्बत, और ऑक्सीजन में स्पीड जो है वो कम होगी। मुस्तकिल तपिश पर आवाज़ की रफ्तार गैस के दबाव पर मुनहसर नहीं होती है। जब तपिश मुस्तकिल है यानी एक जैसी टेम्परेचर जो है वो एक जैसा है, तो आवाज़ की रफ्तार जो है वो गैस के दबाव पर मुनहसर नहीं करती।
देखिए यहाँ पे ग्राउंड बताया गया है और दिन का वक्त है, तो उस वक्त क्या होगा, जब गर्मी होती है तो साउंड ट्रैवल फास्टर, साउंड जो है वो तेज़ी से सफ़र करता है, और जब जहाँ पर ठंडी होती है तो वहाँ पर साउंड ट्रैवल स्लोवर। तो इसीलिए दर्जे हरारत भी असरअंदाज होता है आवाज़ की रफ्तार पर। लेकिन अगर तपिश मुस्तकिल है तो आवाज़ की रफ्तार पर गैस का दबाव पर मुनहसर नहीं होता। अतालवी साइंसदान सिप्लेंजी ने चिमगाडर के जिस्म की खास बनावट की पहली मर्तबा जो है तहकीक की। चिमगाडर जो होता है उसका एक उज़्व, कान, नाक और आँख, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक छोटा सा तजुर्बा किया और उन्होंने चिमगाडर के जो उज़्व है, यानी उसकी कान है, उसके नाक है और उसकी आँख है, उसको एक एक मर्तबा बंद करके उसको अंधेरे में उड़ने के लिए छोड़ा गया। यानी पहली दफ़ा कान बंद किया गया और उसके छोड़ दिया गया, दूसरी दफ़ा नाक बंद करके छोड़ा गया और तीसरी दफ़ा आँख बंद करके उसे अंधेरे में उड़ने के लिए छोड़ दिया गया। वो बेखौफ अंधेरे में कैसे उड़ती है इसका पता सिप्लेज़नी ने लगाया। किस तरह लगाया? कान बंद करते ही चिमगाडर जो है तेज़ी से उधर उधर टकराने लगी। आंखें खुली होने के बावजूद वो इसका इस्तेमाल नहीं कर रही थी। यानी चिमगाडर, हमें पता है कि चिमगाडर जो है वो अंधेरे में उड़ती है ना, और अंधेरे में जब इतना ज़्यादा अंधेरा हो कि कुछ नज़र ना आ रहा हो, तो उस गहरे अंधेरे में भी वो चिमगाडर बहुत तेज़ी से और आसानी से उड़ती है। तो उन्होंने क्या किया कि जब उन्होंने उसके कान बंद कर दिए और आंखें खुली रखी, देखने के लिए हम आंखों का इस्तेमाल करते हैं ना, तो आंखें खुली होने के बावजूद भी वो उसका इस्तेमाल अंधेरे में नहीं कर पा रही थी और वो इधर उधर जो है टकराने लगी। उससे ये समझ में आया कि चिमगाडर के बेखौफ और भरोसामंद परवास की सलाहियत का राज उसकी आंखों में नहीं है, बल्कि उसके कानों में है। चिमगाडर जो होती है वो बालासूती आवाज़ मुंह से निकालती है और सामने मुनक्किस करने वाली सतह से टकराकर ये मुनक्किस आवाज़ जो है वो कानों से सुनती है। इस तरीके से सामने आने वाली शय की नौइयत और फासले के बारे में चिमगाडर को अंधेरे में भी बिल्कुल सही इल्म हो जाता है। चिमगाडर क्या करती है, अब उसको जो है अंधेरे में नज़र नहीं आता है, इतना ज़्यादा अंधेरा होता है, तो वो उस वक्त अपने मुंह से बालासूती आवाज़ निकालती है और फिर क्या होता है, वो आवाज़ जो है सामने जाकर जो भी ऑब्जेक्ट है उससे टकराती है और टकराकर वापस आती है। वो वापस आने वाली आवाज़ को अपने कानों से सुनती है और इस तरह से वो आसानी से अपना सफ़र तय करती है। बिल्कुल यही तरीका चिमगाडर उस वक्त भी इख्तियार करती है जब उसे कोई अपना शिकार पकड़ना हो, कोई बटरफ्लाई हो या कोई परिंदा हो जिसे उसका शिकार करना है, तो उस वक्त भी वो यही करती है कि उसे अंधेरे में अपना शिकार तो नज़र नहीं आता, लेकिन वो बालासूती आवाज़ों का इस्तेमाल करके अपने शिकार को आसानी से पकड़ लेती है। बालासूती आवाज़ और ज़ेर सूती आवाज़ जो है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में मालूमात हासिल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, वक्त हमारा यहीं पे ख़त्म हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब अगले वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है और हम वहाँ पर बालासूती आवाज़ और ज़ेर सूती आवाज़ के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन। अब अगले वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है जो कुछ आज आपको पढ़ाया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप इसे दोबारा से जो है देख सकते हैं। और अपने साथ जो है अपनी टेक्स्ट बुक ज़रूर रखिए ताकि आपको जो है तमाम पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आए। तो अब आप लोगों से इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।